मेरे साथ जुड़ गए हैं इसी बड़े प्रश्न को लेकर वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। राम राम। राजनीति की दुनिया की बात करें तो साथियों, भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली, जिस दिल्ली की हुकूमत का जिक्र इतिहास से लेकर वर्तमान तक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है, उस दिल्ली का चुनाव हुआ और वहां पर लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया। अब बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि लोगों ने अपना मत बीजेपी को दिया या आम आदमी पार्टी को दिया या फिर कांग्रेस को दिया। इस बार इस चुनाव के अंदर दो पार्टियों का बहुत तगड़ा जोर लगा हुआ था, एक तरफ बीजेपी और एक तरफ आम आदमी पार्टी। और इस बार थर्ड प्लेयर की भूमिका में कांग्रेस भी अपनी भूमिका अदा कर रही थी। अब प्रश्न यह खड़ा होता है, क्या बीजेपी इस बार बाजी पार लगा देगी और जिस दिल्ली की सल्तनत पर केजरीवाल की हुकूमत का परचम लहरा रहा था, इस बार उसको उखाड़ फेंकेगी? तो साथियों, हम दिल्ली का जो फाइनल आंकड़ा है और दिल्ली में जिस प्रकार से वोटिंग हुई है और दिल्ली में जो मुद्दे छाए रहे हैं, सारी चीजों का फाइनल आंकड़ा लेकर बैठ गए हैं और आपको बिल्कुल क्लियर कट समझा देंगे कि दिल्ली में किसकी बनेगी सरकार। तो आप जुड़े रहिए, वीडियो में हमारे साथ बने रहिए और आपको एक एक चीज मालूम चल जाएगी। मेरे साथ जुड़ गए हैं इसी बड़े प्रश्न को लेकर वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। राम राम। प्रद्युमन जी, बड़ा सवाल है कि इस बार दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा, केजरीवाल या फिर बीजेपी? क्योंकि कांग्रेस का जो हम ग्राफ देख रहे हैं, कांग्रेस वहां थर्ड प्लेयर की भूमिका में तो है, परंतु वह इस पोजीशन में कतई नहीं कि वह उस गद्दी पर बैठ जाए। आपको क्या लगता है? देखो, दिल्ली का ये चुनाव जी देश की जो 3 राष्ट्रीय पार्टियां हैं वर्तमान में, जी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो और चाहे आम आदमी पार्टी हो जी, तीनों का राजनीतिक भविष्य क्या होगा उसको तय करेगा जी। ये चुनाव परिणाम ये तय कर देगा कि क्या देश में आम आदमी पार्टी आगे सरवाइव कर पाएगी जी या वो नहीं कर पाएगी जी। क्योंकि राजनीतिक ये इस तरह की अटकलें बहुत बार लगती रहती हैं। जब पार्टी का सबसे बड़ा नेता जेल में चला जाता है ना, तो उसके बाद ये चर्चाएं चल पड़ती हैं कि ये पार्टी अब खत्म हो जाएगी। जैसे हरियाणा में जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जेल में चले गए, तो उसके बाद उनकी पार्टी की हर जगह ये चर्चा थी कि अब ये खत्म हो गया मामला। बिल्कुल सही बोले आप। लेकिन उसके बावजूद 2013 में जेल हो गई थी उनको जी, लेकिन 14 में विपक्ष का नेता अभय सिंह चौटाला बने। ठीक है, वो सत्ता में नहीं आ पाए। बिल्कुल सही बोले आप। उसी तरह से केजरीवाल के जीवन का भी ये पहला वो चुनाव है जी, जब वो एक बहुत बड़ा जो एपिसोड दिल्ली में हुआ और जिसमें वो जेल में चले गए। जी, उनकी सरकार के कई मंत्री जेल में गए, बड़े बड़े जो नेता हैं, और बहुत बड़े बड़े नेताओं पर तरह तरह के आरोप लगे। और पहली बार ऐसा हुआ कि उनकी पार्टी के कई मौजूदा विधायक पार्टी छोड़ करके चले गए, जिनकी टिकट काट दी गई। बहुत जगहों पर ऐसा भी हुआ कि जो आम आदमी पार्टी में आज से पहले, इस चुनाव से पहले लोगों की एक डेडिकेशन थी, वो भी इस बार कहीं ना कहीं कम दिखाई दी। और ये दिल्ली में पहला ऐसा चुनाव दिख रहा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत, जितनी वो ताकत लगा सकते थे, वो ताकत उन्होंने इस चुनाव में लगाई। अपना सब कुछ उन्होंने झोंक दिया। और ये चुनाव सबसे बड़ी प्रतिष्ठा, चाहे वो मोदी जी हों, चाहे राहुल गांधी हों और चाहे अरविंद केजरीवाल हों, तीनों की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। चुनाव परिणाम क्या होगा वो तो 8 तारीख को जब चुनाव नतीजे आएंगे, सही मायने में तो तब पता चलेगा। बिल्कुल। लेकिन इतना निश्चित है कि इस चुनाव में वोटिंग के बाद जो नजर आ रहा है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों बड़े फायदे में रहेंगी। जबकि आम आदमी पार्टी को जब से उनकी पार्टी
ने जैसे एक चुनाव में उनकी 67 सीटें आई, जी एक चुनाव में पिछले चुनाव में उनकी 62 सीटें आई, बिल्कुल तो उन दोनों चुनाव के मुकाबले उनकी सीटें काफी कम होंगी जी और कई जो उनके बड़े चेहरे हैं जी वो भी चुनाव हारेंगे। हारेंगे। बीजेपी बड़ा ने बड़ी बात क्या साथियों, बड़ी बात यह है कि एक तो किसकी बनेगी दिल्ली में सरकार, वो हम आपको साफ साफ समझा देंगे। और दूसरी बड़ी बात क्या कि आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे हारने वाले हैं। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है ये, बड़े चेहरे हारने वाले हैं। जी प्रद्युमन भाई। और बहुत बड़ा सवाल जो दिल्ली में है जी वो ये है कि कांग्रेस जो वहां जीरो से आगे नहीं सरक रही थी, जी जी वो कांग्रेस इस बार, जी क्योंकि पिछली बार भले ही उनकी जीरो थी लेकिन उनको वोट भी बहुत कम आए थे। यस इस बार उनको कई सीटें ऐसी हैं, लगभग 15 सीटें ऐसी हैं जी। दिल्ली में 70 में से, जी जिनमें 15 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों को भी ठीक ठाक वोट मिलेंगे, मजबूत पोजीशन में। और वो जो ठीक ठाक उनको वोट मिलेंगे वो सीधा सीधा नुकसान अरविंद केजरीवाल की पार्टी को कर रहे हैं। बड़ी चीज, बड़ा फेरबदल यही है, बड़ा फेरबदल यही है। और यही चीज दिल्ली के अंदर गेम चेंजर भी होगी साथियों। जी प्रद्युमन इस भाई। चुनाव में एक चीज और दिखाई दे रही है। पहले क्या था कि केजरीवाल जी बार बार ये आरोप लगाते थे, उनके मंत्री भी, उनके नेता भी, जी कि एमसीडी हम तो चाहते हैं बहुत कुछ करना, लेकिन एमसीडी में चूंकि बीजेपी का राज था वर्षों से, बिल्कुल वो ठीक ढंग से सारे काम हमारे नहीं करने दे रहे। जी तो वो आरोप भी इस बार उनका बंटाधार हो गया, उन आरोपों का भी। प्रद्युमन भाई एमसीडी के भ्रष्टाचार को हर चुनाव में मुद्दा बनाते थे। बिल्कुल। और वो अब सारी एमसीडी भी उनके पास, विधायिका भी उनके पास, सारा कुछ अभी उनके पास। अब वो आरोप किस पे लगाएं? और उनकी एक बड़ी गंभीर बात यह है कि आज जब वोटिंग हो रही थी जी तो दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री रो रही थी, आतिशी जी। कोई भी राजनेता चुनाव परिणाम भले ही कुछ भी हो, अगर उसको 1% भी ये नजर आता है कि हम पूरी तरह से सेफ हैं और जैसे हमारी पिछली बार 62 आई थी हम इससे ऊपर जाएंगे जी, तो कोई रोता नहीं है। वो चेहरा बता देता है कि आप कितने पानी में हो और आप किस पोजीशन में हो। तो वहां जो आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे हैं और उन चेहरों से जो आभा झलक रही है, वो है आभा बहुत कुछ संकेत कर रही है प्रद्युमन भाई। केजरीवाल जी जिस तरह से, वरना तो वो बड़े ही जो है आक्रामक रूप से बोला करते और वो सीधा देश के प्रधानमंत्री को, अमित शाह को टारगेट करते थे, ज्यादातर वो प्रधानमंत्री को ही टारगेट करते थे। ये पूरा चुनाव पहले तो क्या था कि जो केजरीवाल जी अपनी फील्डिंग जचाते थे और उस पर बीजेपी को खेलने के लिए मजबूर करते थे, पिच भी वही तैयार करते थे। इस बार तमाम उल्टा सिस्टम हुआ जी। बीजेपी ने अपने हिसाब से केजरीवाल को चलाने का काम किया। बिल्कुल। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने उन नेताओं को टिकटें दी जिनकी उन्होंने लोकसभा के चुनाव में टिकट काट दी थी, और जिनकी टिकट काटी उनकी जगह जिनको चुनावी मैदान में उतारा वो एमपी भी बने जी। और अब जब उनको, चाहे वो प्रवेश वर्मा हो और चाहे रमेश बिधूड़ी हो जी, दोनों को बड़ा लाइमलाइट में भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में रखा है। प्रद्युमन भाई इस बार क्या हुआ जो आप कह रहे हैं, पहले क्या होता था कि फील्डिंग केजरीवाल जमाते थे और पिच भी क्यूरेटर को कह के वो अपने हिसाब से डिजाइन करवाते थे। बिल्कुल। और फिर बीजेपी को बोलते थे आइए आप बैटिंग कीजिए और उनको आउट कर देते थे जी। इस बार सारा कुछ बीजेपी का है जी। पिच भी बीजेपी की है, फील्डिंग भी बीजेपी के। इस बार बीजेपी ने कहा कि आइए अब आप बैटिंग कीजिए, और इस बार वो मुश्किल में नजर आ रहे हैं। इसीलिए केजरीवाल जी बुरी तरह से फंसे हुए नजर आ रहे हैं। यस। वो जिस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं, जिस तरह की बातें रख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि ये जो पहले वाला केजरीवाल था वो कम से कम ये नहीं। और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार एक सबसे बड़ा जो दांव खेला वो बीजेपी ने भी खेला और कांग्रेस ने भी खेला। उससे पहले वो दांव केजरीवाल खेलते थे जी जी। ये जो मैं बात बता रहा हूं ये बहुत गंभीर बात है। केजरीवाल क्यों हीरो बने, वरना तो देश में बहुत कम लोग केजरीवाल को जानते थे। बिल्कुल सही बात। केजरीवाल अपने 2 राजनीतिक फैसले लेकर के हीरो बने। उन्होंने एक फैसला लिया
शीला दीक्षित जो मौजूदा मुख्यमंत्री उस समय दिल्ली की थी, बहुत सही कह रहे हैं, उन्हीं के हल्के से खुद चुनाव लड़ा उनके सामने। दूसरा उन्होंने फैसला लिया लोकसभा के चुनाव में वाराणसी से नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव लड़ने का। बिल्कुल सही बोले आप। इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने उनको अपने ही उस जाल में फंसा दिया। पहली बार ऐसा है कि दो महत्वपूर्ण नेता आम आदमी पार्टी के, एक अरविंद केजरीवाल जी, एक आतिशी, एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक मौजूदा मुख्यमंत्री जी, दोनों के सामने अपने सबसे बड़े चेहरों को उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा। बिल्कुल, चाहे वो नई दिल्ली की सीट पर जो है संदीप दीक्षित, शीला दीक्षित के बेटे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, सांसद भी रहे हैं जी, और प्रवेश वर्मा जी, जो साहिब सिंह वर्मा पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे हैं जी, और वो भी सांसद रहे। बिल्कुल, तो वहां जो है उन्होंने बड़े अपने उसी जाल में फंसा दिया केजरीवाल। बिल्कुल। दूसरी तरफ कालका जी की जो सीट है, वहां रमेश भिधूड़ी जो पूर्व सांसद हैं, बिल्कुल, उनको चुनावी मैदान में उतारा। और कांग्रेस ने भी अपनी बड़ी नेत्री जो है अलका लांबा जी, उनको चुनावी मैदान में उतारा है। हर प्रयास किए, तमाम बड़े नेताओं की जनसभाएं करवाई गई, और यहां तक की जो रिपोर्टें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने यहां चुनाव जीतने के लिए जिस हरियाणा और महाराष्ट्र की रणनीति जो आरएसएस के लोगों ने हरियाणा और महाराष्ट्र में घर घर जा करके और जो है नुक्कड़ छोटे छोटे मीटिंगें करके जिस तरह से उन्होंने एक कैंपेन चलाया, और बीजेपी की जिसकी संभावनाएं नहीं थी जी, उसके बावजूद सरकार बनाने का काम किया। प्रद्युमन भाई, मैं एक वाकया शेयर करना चाहता हूं दर्शकों के साथ, जो आप कह रहे हैं कि जी, आरएसएस जो नुक्कड़ सभाओं के जरिए काम करती है और उसका जो लाभ प्राप्त करती है, उससे फिर वो बड़े विकेट गिराती है और बड़ा लाभ प्राप्त होता है। हमने देखा, देखिए आप भी मानते हैं और सभी लोग मानते होंगे कि जो मुस्लिम वोट बैंक है जी, वो अधिकतर बीजेपी के खिलाफ पड़ता है और बीजेपी के खिलाफ रहता है। हमने देखा आरएसएस के नेताओं को मुस्लिमों के साथ मीटिंग करते हुए जी, हरियाणा के अंदर जी, और फिर देखिए आप हरियाणा में क्या नतीजे आए हैं जी, और वही सेम कहानी इस बार सुनने वाले दिल्ली के अंदर भी दोहराई जा रही है जी। देखो, आरएसएस बड़ा डीपली काम कर रही है जी, और बीजेपी को राज में लाने के लिए और राज में बरकरार बनाए रखने के लिए जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का एक बहुत बड़ा रोल है। और अब जो दिल्ली में आरएसएस के लोगों ने जिस तरह से खूब प्रचार किया, उसका भी फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अच्छा, एक सवाल और है प्रद्युमन भाई, जिस प्रकार से जो डिप्टी सीएम थे दिल्ली के जी, उनका बड़ा नाम हुआ, मनीष सिसोदिया, उनके बारे में बहुत प्रचार हुआ कि उन्होंने दिल्ली को ऐसा सूबा बना दिया है जहां पर शिक्षा का स्तर बिल्कुल गर्त में था और शिक्षा को उनको एक महानायक के तौर पे पेश किया गया और ऐसा लग रहा था बिल्कुल काया पलट ही हो गया दिल्ली में। फिर एक का एक उनकी सीट बदली गई, उनको पटपड़गंज छोड़ना पड़ा और दूसरी जगह से उनको उतारा जी। तो ये उनके लिए कहीं न कहीं नुकसानदायक साबित नहीं हुआ, इससे जनता में और वोटर में एक गलत संदेश गया। जो हम इस वीडियो में अभी जो चर्चा कर रहे थे ना कि केजरीवाल अपने ऐतिहासिक फैसलों के लिए ही जो है नेता बना, यस, इस बार वो डरते हुए नजर, डिफेंसिव है पूरी तरह से, आक्रामकता बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही। वो इस बार ये चाह रहे हैं, और देखो कोई भी आदमी जब जेल में चला जाता है ना, जेल में तो एक दिन जाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, और इतना लंबा समय उन्होंने खुद ने, मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, संजय सिंह हो, जो जितने आला नेता थे वो सारे तो उस पार्टी के जेल में थे, ठीक है। तो क्या प्रद्युमन भाई, अगर वहां बीजेपी जीतती है तो जेल उनके लिए एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित होगी? नहीं, देखो, निश्चित रूप से जब जेल में आदमी चला जाता है ना, तो फिर उसके बाद उसको वो ज्यादा आक्रामक नहीं बन पाता, वो फिर डिफेंसिव सोचता है, यार जब भाई तने, वो केजरीवाल जी खुद ये मानते मैंने कुछ नहीं कर रखा, जब तने कुछ कर नहीं रखा तो भी तू जेल में है, अगर कि मैं गड़बड़ कर देगा तो फिर तो और समस्या होगी। तो क्या बीजेपी जो ज्यादा बोलते हैं उनको फिर जेल में अंदर ले जाकर उनका इलाज करती है? देखो, बीजेपी तो क्या करती है, वो ऐसा है कि जेल का नाम ही बुरा है, ठीक है, जिसकी हो जाती है ना उसको बड़ा पता चलता है। और ये चाहे वो कोई भी आंदोलन हो, किसी भी, जिसको भी एक बार जेल हो जाए, जेल में एक चीज और है, जेल में नेता भी बन जाते हैं लोग, ठीक है ना, लेकिन ये लाला जी थोड़े है, पता नहीं मतलब क्यों नहीं इतने उभर पाए, वरना तो जेल में जाने के बाद तो ये राष्ट्रीय फलक पर छा जाने चाहिए थे। वरना तो आप एक चीज देखो, जब 1975 में इमरजेंसी लगाई
जिन जिन लोगों को, बड़े लोगों को जेलों में ठोका गया, उन लोगों में से कितने उन्होंने देश की सर्वोच्च सत्ताएं हासिल की। लेकिन कोई प्रद्युमन भाई, मुख्यमंत्री बने, कोई प्रधानमंत्री बने। जी प्रद्युमन भाई, फर्क है ना जी आप जब कुर्सी के सामने खड़े होकर आरोप लगाते हो जी तो उस वक्त तालियां बहुत बजती हैं जी और आपकी बात भी कहीं न कहीं वजनदार लगती है। जी लेकिन अब उल्टा है ना, जिस वक्त ये कुर्सी से दूसरी साइड खड़े होकर आरोप लगा रहे थे, इनकी बड़ी वाहवाही हो रही थी। जी इन्होंने शीला दीक्षित पर क्या आरोप नहीं लगाए, ठीक है, जब ये सत्ता में आए। लेकिन अब उल्टा है ना, कुर्सी पर ये हैं और आरोप लगाने वाले के सामने खड़े हैं। वो जो केजरीवाल जी कहते हैं ना, कुर्सी में गड़बड़ है, कुर्सी में गड़बड़ वो है। कुर्सी में ही गड़बड़ है। जी आरोप लगाना तो आरोप किसी पे कोई लगा दो, यस, ठीक है, बिल्कुल सही लेकिन वो बात है। साबित भी तो करने पड़ते हैं। बिल्कुल ठीक है ना। और अब केजरीवाल जी ने कितने लोगों पर, पता नहीं कितने पर आरोप लगाए हैं, बिल्कुल माफी भी मांग लेते हैं। बिल्कुल। ठीक है, फिर उनको एक बार माफी वीर का नाम भी दे दिया गया था। यस। ये तो माफी वीर हो गए, नए माफी वीर। बिल्कुल। ठीक है। अब कुल मिलाकर के ये जो इस तरह के घटनाक्रम हुए, पहली बार आम आदमी पार्टी बड़े ही जो है डिफेंसिव स्टाइल में चुनाव लड़ रही है। जी और वो ये सोच नहीं कि किसी तरह से दिल्ली में सत्ता को बचाया जाए। पर- क्योंकि खुद केजरीवाल जी का एक बयान में पढ़ रहा था, उन्होंने खुद ने ये कहा कि हमारी 55 सीटें आ रही हैं। जी जबकि केजरीवाल जी तो यहां तक अब दावा सोचिए पहले आप, किया करते कि हम तो 70 में से 67 जीतेंगे, 80 68 70 ही जीतेंगे, बोलते थे वो तो। जो 70 की 70 भी जीतेंगे, जी। 65 जीतेंगे। इस बार तो खुद ये कह रहे हैं कि हम 55 पर हैं। प्रद्युमन भाई, मेरी जी। एक दिल्ली निवासी से बात हो रही जी थी, तो उन्होंने कहा कि जब केजरीवाल जी सत्ता में नहीं थे जी और दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित की सरकार थी, जी उस वक्त इन्होंने शीला दीक्षित के ऊपर इतने बड़े बड़े आरोप लगाए थे, ऐसा लग रहा था कि शीला दीक्षित से बड़ा भ्रष्टाचारी कोई भी नहीं है। जी जब इनकी सरकार बन गई और ये खुद मुख्यमंत्री बन गए, तो फिर शीला दीक्षित बड़ी आजादी से घूम रही थी। अगर वह इतनी बड़ी भ्रष्टाचारी थी, सवाल खड़ा होता है। और खुद भ्रष्टाचार लगाने वाला आदमी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जाकर बैठ गया, फिर तो शीला दीक्षित जेल में होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। तो वो ये सवाल अब खड़े हो रहे हैं, अब लोग पूछ रहे हैं इनसे। नहीं, वो पूछ इसलिए रहे हैं, एक तो लंबा समय हो गया। जी। देखो, आप किसी आदमी को भूखा कितने दिन सकते हैं? यस। बहका सकते हैं आप उसको 1 बार, 2 बार, 4 बार। अब लगातार इतने सालों से ये सत्ता में है, जी 10 साल से ऊपर के आसपास हो गया इनको। तो जब ये लगातार सत्ता में है तो लोग सवाल तो पूछेंगे, क्योंकि 10 साल में, ठीक है, आपने स्कूल नए बना दिए, स्कूलों में आपने ठीक व्यवस्थाएं कर दी, आपने अस्पतालों में कर दी, जिन जिन बातों की आपने बात कही थी जी उनमें आप कितना खरा उतरे। यस। ठीक है, आपने मान लो 10 वायदे कर दिए, 10 में अगर 1 पूरा कर दिया तो उससे काम थोड़ी चलता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, 10 में से आपने 8 कर दिए, 2 चलो नहीं हो पाए, तो भी लोग मान तो भी मान लेंगे। अब 80% डिलीवरी काफी हो अब जाती है। जनता जो है सवाल पूछने लगी, खुद केजरीवाल जी से भी पूछने लगे लोग यस, कि भाई आपने कराया तो नहीं कुछ, बिल्कुल और वो बिल्कुल। करवाया क्यों नहीं, उसका भी मैं एक कारण बताऊं। जब इन्होंने आम आदमी पार्टी को बनाया था, उस समय इनका फोकस केवल और केवल दिल्ली पर था। यस। और दिल्ली पर फोकस होने की वजह से ये दिल्ली में लगातार बने रहे, लगातार जो है वहां लोगों के बीच में भी रहे, क्योंकि दिल्ली बहुत बड़ा राज्य भी नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, कई कई तो ऐसे, अब राजस्थान जैसा स्टेट है, सुबह से चलोगे शाम तक भी नहीं पहुंचा जाएगा। जी सही उत्तर प्रदेश में सुबह से शाम, हरियाणा में जो आधा दिन तप जाता है। यू आर राइट। अगर होटल से आप डबवाड़ी जाओगे सुबह से शाम हो जाती है। यस बिल्कुल। तो दिल्ली कोई बहुत बड़ा स्टेट भी नहीं है क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो। फिर केजरीवाल जी की महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई, वो देश के प्रधानमंत्री के सपने देखने लगे। जी कभी उत्तर प्रदेश में जाकर के चुनाव लड़ लिया, बिल्कुल। कभी अपनी पार्टी को पंजाब में स्थापित करने लगे, जी कभी हरियाणा में, कभी राजस्थान में, कहीं गुजरात में, कभी गोवा में। उन्होंने दिल्ली की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। यस। और दिल्ली को छोड़ करके वो पूरे देश के नेता बनना है उन्होंने, हाँ, सपने ले लिए। जबकि पार्टी का जो कैडर था वो दिल्ली में ही छिटकता हुआ नजर आ रहा था। यस। क्योंकि जिन लोगों ने आम आदमी पार्टी बनाई, जो लोग शुरू के लोग थे, अब कहाँ है प्रशांत भूषण, कहाँ है योगेंद्र यादव, कहाँ है योगेंद्र यादव, कहाँ है कुमार विश्वास, यस। कहाँ है आशुतोष जी, जो लोग मुख्य जो लोग थे जिन्होंने यस। पार्टी को उठाया। बिल्कुल आज तो बिल्कुल उनमें से मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल, बिल्कुल सही बोल रहे बाकी तो जो ये और लोग हैं ये तो
मतलब बहुत पीछे के नेताओं में पीछे, और इनको निकाला किसने, इनके जी। खिलाफ षड्यंत्र किसने रचे, जी। ये सारी बातें जग जाहिर है। देखो तभी तो आज केजरीवाल की ये हालात है कि आज वो वन मैन आर्मी, क्योंकि आज उनके जब आपकी भुजाएं कमजोर हो जाती हैं ना, यस, हाँ, तो आप क्या करोगे। बिल्कुल। ठीक है, आज उनके पास केवल और केवल जो है अपना एक तरह से बचाए रखने के लिए खुद को और कोई तरीका ही नहीं बचा जी, हुआ। जी। वो तो ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से कोई भी हालात हो, हम जो है दिल्ली में अपनी सत्ता बचा ले, और उसके लिए उन्होंने पूरे प्रयास भी किए। जी। लगातार वो मंचों के माध्यम से, चाहे उनका रोना हो, चाहे उनका जो है वो लगातार यमुना में जहर की बात तक भी जी, उन्होंने जी, कही, कहां जो तक आ गए वो, बहुत बड़ा मामला जो है। यूं तो फिर जो है हर जगह, क्योंकि नहरें तो हर स्टेट से होकर बिल्कुल के सही बात गुजरती है, हैं, बिल्कुल और बिल्कुल। वही पानी लोग पीते हैं। यस। ठीक है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह से उन्होंने इस बार पूरे चुनाव में, आप ये देखिए ना प्रद्युमन भाई, हमारी जो नहरें हैं, ब्रह्मपुत्र नदी जो सबसे बड़ी नदी, वो चाइना से आती है, जी और चाइना हमारा दुश्मन माना जाता है। जी, तो फिर चाइना वाले उसी में मिला देंगे, अपने सारा देश का एक हो जाएगा बिल्कुल। ये बंटाधार। चीजें तो अब एक विश्वास की बात होती है। हाँ। अब हम किसी के घर जाते हैं, मतलब कोई भी है, वो विश्वास ही है, हर विश्वास आदमी ही है, का। हमें भी कुछ मिला ठीक के है, पिलाया जा सकता तो वो विश्वास का खेल है सारा। अब ये कहा जा सकता है कि अब वो फाइनल निचोड़ पे आते जी। हैं प्रद्युमन भाई, जनता भी टकटकी लगाकर सुनना चाह रही है कि दिल्ली का फाइनल रिजल्ट क्या निकलने वाला है। आपकी गट्स फीलिंग क्या कहते हैं प्रद्युमन भाई? देखो, जिस तरह से दिल्ली में लगातार हमारी बहुत से लोगों से चर्चाएं हो रही हैं, जी वोटिंग के बाद भी चर्चाएं हुई हैं, वोटिंग से पहले भी जी, लगातार, बिल्कुल। तो उसमें दो तीन चीजें निकल करके आ रही हैं। एक चीज तो ये निश्चित है कि कांग्रेस का वहां वोट बैंक बढ़ेगा। जी। जो कांग्रेस वहां बिल्कुल हाशिए पर थी, बिल्कुल खात्मे पर थी, वो सरवाइव करेगी। तो इसमें यह मान के चले कि यह भविष्य में जाकर राहुल गांधी का यह फैसला सही साबित होगा। निश्चित रूप से उन्होंने जो इंडिया अलायंस से अलग होकर के, एक तरह से, क्योंकि इंडिया अलायंस के वहां कई दल आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं, बिल्कुल, तो उन्होंने भी ये हिम्मत दिखाई, और केजरीवाल जी ने तो बहुत प्रयास किए इस तरह से कि ये समझौता बने, या कांग्रेस अपने जो है डम्मी प्रत्याशी उतारे। जी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने मजबूती से फैसला लिया, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक ऑक्सीजन देगा, मजबूती देगा। दूसरी बात यह है कि वहां किसी को प्रचंड बहुमत नहीं मिलेगा, नहीं मिलने जो वाला। प्रचंड बहुमत की बात लगातार दो योजनाओं से आ रही थी, जी। 67 और 62, इस बार ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है। तीसरी बात यह है कि कांग्रेस जितना आगे बढ़ेगी, जी उतना केजरीवाल कमजोर होगा, जी, उतना भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। और चूंकि असली जो कंक्लूजन है, जी, वो तो जब बूथ वाइज ये पता चलेगा कि किस बूथ पर कितने वोट पड़े हैं, बिल्कुल, तो सही मायने में ये आइडिया लग पाएगा कि कितनी सीटें आएंगी। लेकिन ये कहा जा सकता है कि इस बार बहुमत के आर पार जी, दोनों पार्टियां घूमेंगी, जी, और जो है दोनों ही पार्टियां ठीक ठाक जो है, उनके जो मजबूत जो चेहरे हैं, जी, उनमें से कई चुनाव हारेंगे भी, जी, बड़े कईयों छतरा, की बुरी भी हार होगी। और सबसे बड़ी नजर जो है वो यहाँ ये भी रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी अपना नेता किसको चुनेगी, क्योंकि ये चुनाव केवल एक चुनाव ना होकर के आगे देश भर के अन्य चुनावों को एक नई दिशा देगा। बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छी खासी जो 8 से बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगी, जी, बहुमत के आसपास नजदीक भी तक भी जा सकती है अगर कांग्रेस पार्टी ने ठीक ठाक वोट लिए, जी, और आम आदमी पार्टी 62 से काफी नीचे रहेगी। जी, जी। तो साथियों, वैसे हमारी जो टीम है वह बूथ वाइज अपना फाइनल अगले वीडियो में बताएंगे, फाइनल आंकड़ा जुटा रही है, क्योंकि ये वीडियो हम जो बना रहे हैं, ये तुरंत प्रभाव से जो है वोटिंग के तुरंत बाद, जैसे ही जो निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन होती है कि आप इस समय के से पहले जो है कोई आंकड़ा नहीं बता सकते, तो जब टोटल वो आ जाएगा बूथ वाइज, उसके बाद फिर अगले वीडियो में ये बताएंगे कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, कौन कहां से जीतेगा, कौन कहां से हारेगा, उस पर अगले वीडियो तक जो है आप इंतजार कीजिए। हम आपको बिल्कुल सटीक और फाइनल जानकारी देंगे, और आपको क्या लगता है, आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि दिल्ली की सत्ता पर कौन काबिज होगा, किसकी बनेगी दिल्ली में सरकार, और कौन बनेगा हीरो, कौन होगा जीरो।
तो साथियों मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम। राम राम।